जी बेटे, अब ठीक है, द थिंग इज कि बेसिकली तो आपके एएस के प्रैक्टिकल्स में, ठीक है, यू आर आस्क्ड टू मेजर सेल्स, ठीक है, बट सेल मेजरमेंट का तरीका क्या होता है, यू शुड नो दैट। तो द थिंग इज बेटा, वी हैव टू इंस्ट्रूमेंट्स देयर। पहला वाला कहलाता है आईपीस ग्रेटिक्यूल। ये लगा हुआ होता है, समझो ये एक स्केल है, ठीक है, जो लगा हुआ होता है आईपीस में, माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और दूसरा होता है स्टेज माइक्रोमीटर, जो डेफिनेटली स्टेज पे लगा हुआ होता है, ठीक है। आईपीस ग्रेटिक्यूल जो होता है ना बेटा, इट्स सिंपली अ स्केल, या इट हैज डिविजन्स, ठीक है। और या जनरली अगर हम अपनी बुक में से टैली करेंगे बेटा, अराउंड 100 डिविजन होती है उसके अंदर, ठीक है। बट दोज डिविजन बेटा कैन नॉट टेल यू एनी परफेक्ट वैल्यू। उसके कोई यूनिट्स नहीं होते कि जी मैं सेंटीमीटर में मेजर कर रही हूँ, मिलीमीटर में मेजर कर रही हूँ, ठीक है। हमें सिर्फ ये पता होता है कि दीज मैनी डिविजन्स आर देयर, ठीक है। उन डिविजन्स की एक्चुअल एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम स्टेज माइक्रोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। स्टेज माइक्रोमीटर कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि बेटा हम एक्यूरेसी के लिए इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और स्टेज माइक्रोमीटर की सब डिविजन ये होती हैं, ठीक है। सब डिविजन में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहती हूँ स्टेज माइक्रोमीटर के अंदर भी 100 डिविजन है, ठीक है, तो उसमें सब डिविजन का ये साइज होगा, या तो 0.1 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। उसके ये साइजेस हो सकते हैं। और सुपर इम्पोज इसलिए कह रहे हैं कि आपके जो आईपीस ग्रेटिक्यूल है उसके साथ ही आपको स्टेज माइक्रोमीटर के स्केल दोनों साथ साथ मिलेंगे। अब ये चीज मैं तुम्हें पहले बुक से दिखाती हूँ, ठीक है, फिर देखोगे किस तरह का डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, अब बेटा सेल मेजरमेंट एक्चुअली की जाती है आई जो हम लोग यूज करते हैं, तो आईपीस ग्रेटिक्यूल आईपीस में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन माइक्रोस्कोप के ऊपर की तरफ डेफिनेटली लगा हुआ होगा, और स्टेज माइक्रोमीटर नीचे होता है। तो खुद इमेजिन करो बेटा कि अगर किसी जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंसिल है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे हाथ में, तुम उसे आंखों के सामने लाओ तो तुम्हें बड़ी लगती है, और फिर से थोड़ी अपने डिस्टेंस मतलब अपना हेड एक ही जगह पे रखो और इस पेंसिल को तो नीचे लेके जाओ, तो ऐसा तुम्हें लगता है कि जब तुम नीचे लेके गए उसका साइज छोटा हो गया है। एक ही पोजीशन पे उसी पेंसिल को ऊपर लेकर आओ बिल्कुल अपने आई लेवल पे, एंड देन यू टेक इट डाउन, तो डू यू फील कि उसका साइज जब हम बिल्कुल करीब से देखते हैं हमें बड़ा लगता है और नीचे कर लेते तो वो छोटा हो जाता है? करके देख लो अभी। हम्म, जी बेटे, दोनों दोनों से कह रही हूँ। यस मैम। जी मैम, होता है। तो उसका रीजन बेसिकली बता रही हूँ कि कैलिब्रेशन की क्यों जाती है, ठीक है। द थिंग इज बेटा, आपको पता है कि आईपीस जो है आपका उसमें माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, उसकी भी मैग्निफिकेशन होती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आईपीस में आप किसी चीज को 100 टाइम्स बड़ा भी करके देख सकते हो और 400 टाइम्स बड़ा करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस राइट नाउ, ये जब ए आपको दिखाया ना, दिस इज एन आईपीस ग्रेटिक्यूल, अराउंड 100 डिविजन उसके अंदर होती हैं। अब खुद इमेजिन करोगे फॉर एग्जाम्पल मैं उसको बहुत करीब से देख रही हूँ ऊपर करके, तो मे बी क्योंकि डिविजन तो सेम है ना बेटे, तो इट मे बी कि वो एक सेम स्ट्रक्चर मुझे इतना बड़ा नजर आ रहा करीब से, ठीक है। और मैं उसको नीचे लेके जाऊंगी तो डिविजन तो सेम है बेटे, तो उस वक्त हो सकता है वो मुझे नीचे ले जाके छोटा नजर आ रहा है इस तरह करके। तो खाली आईपीस ग्रेटिक्यूल से यू कैन नॉट गिव एनी एक्यूरेट मेजरमेंट। इस चीज को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर यूज किया जाता है, विच इज दिस पार्ट हियर, जो आपको नीचे नजर आ रहा है। अब स्टेज माइक्रोमीटर बेटा ऑलरेडी डिस्टेंस पे, और जब भी तुम आईपी स्पेसिमेन देखते हो हमेशा स्टेज के ऊपर रखा हुआ होता है, ठीक है। तो अब मैग्निफिकेशन तो अपने आईपीस से करोगे, 100 टाइम्स किसी चीज को लार्ज करो या 400 टाइम्स करो, बट दिस इज बेटा व्हाट विल गिव यू द एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। अब इसके लिए जनरली हम एक वर्ड यूज करते हैं बेटा, सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज का मतलब है कि आपकी आईपीस का तो डिविजन एक साथ आपको 100 नजर आ रही है, मेक श्योर आप क्या करते हो बेटा, आईपीस ग्रेटिक्यूल का 0 और स्टेज माइक्रोमीटर का 0 ये दोनों अलाइंड हो पहले, ठीक है। और मैम, ये कीवर्ड है ना? अच्छा, अब व्हाट वी डू इज बेटे, अब इस स्टेज माइक्रोमीटर की अपनी डिविजन्स होती हैं, ठीक है। सो यू कैन सी बेटे सब डिविजन्स हियर एंड हियर, these subdivisions can either be of 0.1 millimeter or they can be of 0.01 millimeter, ठीक है। क्योंकि बेटा ये एक एक्यूरेट स्केल है, ठीक है, ये ऑलरेडी मेजर होता है। अब अगर तुम इस आईपीस ग्रेटिक्यूल और स्टेज माइक्रोमीटर के स्केल को टैली करो, तो आपका, क्योंकि हमें ये पता है कि बेटा ये मिलीमीटर का स्केल है, तो राइट नाउ स्टेज माइक्रोमीटर का जो हमारे पास जो स्केल है बेटे वो एक्चुअली 0.25 मिलीमीटर का है। अगर खुद तुम इसको देख लो बेटे, दिस इज 0.005, 0.1, ये 0.2 है, तो 5 तुम काउंट करते हो 0.25 मिलीमीटर तक आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है आईपीस जो ग्रेटिक्यूल है उसकी 100 डिविजन्स हमारे स्टेज माइक्रोमीटर के 0.25 मिलीमीटर के बराबर है। मगर अब हमें करना क्या है बेटे, अब फॉर एग्जांपल नाउ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस वन हियर,
ये दिखाया इन्होंने आपको ह्यूमन चीक सेल विच दे हैव एक्चुअली मेड अ स्लाइड ऑफ, और वो जब उसको मेजर कर रहे हैं बेटा तो आईपीस ग्रेटिक्यूल में वो इस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। एंड इफ यू बेटा मेजर इट फॉर एग्जांपल राइट ना, क्योंकि हमें ये पता है कि आईपीस ग्रेटिक्यूल विल नॉट गिव यू एन एक्यूरेट मेजरमेंट, तुम सिर्फ इस चीज को पहले नोटिस करोगे कि इसने आईपीस ग्रेटिक्यूल के कितनी डिविजन्स को लाइक कितने डिविजन्स पे आ रहा है। तो अगर तो 60 और 40 का डिफरेंस भी देखो तो हमें पता है कि इट हैज टेकन 20 डिविजन्स, ठीक है। मगर डिविजन्स के साथ कोई यूनिट नहीं है, हमें एक्यूरेसी नहीं पता। अब तुम्हें इसको बेटे स्टेज माइक्रोमीटर की वैल्यू के साथ एडजस्ट करना है। सो हाउ विल यू डू इट, बिकॉज द थिंग इज बेटे देखो अब आईपीएस ग्रेटिक्यूल की देखो डिविजन बहुत ज्यादा छोटी छोटी हैं, और स्टेज माइक्रोमीटर की देखो तुम डिविजन, हमें स्टेज माइक्रोमीटर की डिविजन को इसके बराबर इस यहाँ हमें मालूम करना है कि इसकी एक डिवीजन की वैल्यू एक्चुअली क्या है। अगर तुम्हें एक की वैल्यू पता चल जाएगी देन यू कैन इजीली मल्टीप्लाई दैट बाय 20 और आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। सो सी बेटा व्हाट दे हैव डन हियर, देखो इन आईपीएस ग्रेटिक्यूल 100 यूनिट्स मेजर 0.5 मिलीमीटर, और दिस इज हाउ बेटा यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू। स्टेज माइक्रोमीटर की वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 डिविजन ऑफ आईपीएस, ठीक है। सो अगर मुझे आईपीएस की एक डिवीजन की वैल्यू चाहिए सो दिस इज द वैल्यू बेटे। सो टेक आउट योर कैलकुलेटर्स, जरा खुद से कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। सो याद रखना बेटा स्टेज माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय आईपीएस ग्रेटिक्यूल की डिविजन्स एस अपॉन ई, ठीक है। कोई इसको किसी अपना थोड़ा फॉर्मूला बना लो, इस तरह आपको करना है, ठीक है। और जनरली बेटा ये वैल्यू जो तुम करते रहोगे तुम्हें याद ही हो जाएगी ऑलरेडी, ठीक है, जब यूज करोगे तो। सो आर वी गेटिंग बेटा दिस वैल्यू 0.25 divided by 100? Yeah, man. Same are you? Okay. Then again, Yeah, yeah. because what they say कि try to find the value of the specimen in the smallest possible unit. तो generally बेटा they would prefer कि आप लोग micrometers में अपना आंसर दो, ठीक है। So अभी खुजैमा बेटा will you tell us कि if I have to convert something from millimeter to micrometer, हम एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, so हम क्या करेंगे इस वैल्यू के साथ? हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। Good, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। And now it is tell me what your answer is coming as? 0.0025 in 2000. क्या आंसर आ रहा है बेटे? मैम 2.5 वो माइक्रोमीटर। 2.5 माइक्रोमीटर। ये वैल्यू आपके पास बेटा आईपीएस ग्रेटिक्यूल की एक डिवीजन की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हमने स्टेज माइक्रोमीटर के थ्रू आईपीएस ग्रेटिक्यूल के एक छोटे से एक सब डिवीजन की वैल्यू निकाली है। This is what we are going to use here now. You know that this entire cheek cell is taking this 20 division, exact 20 divisions of eyepiece graticule. अगर मुझे एक की वैल्यू पता है, I can simply multiply that by 20, ठीक है, और मुझे अपनी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी इस चीक सेल की एक्चुअली कितना साइज है इसका, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू है। Now 2.5 मल्टीप्लाई बाय 20 करके देखो क्या वैल्यू आ रही है उसकी? वही मैम 50, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू, अब ये डेफिनेटली बेटा जब अपने प्रैक्टिकल्स आप करेंगे हैंड्स ऑन, ठीक है। अभी अब आई एम नॉट श्योर बेटा व्हाट्स मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। इज इट रिकॉर्डिंग बेटा? डू चेक। हाँ ठीक है, हो रही है। ओके देन, ठीक है। सो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट बेटा आईपीएस ग्रेटिक्यूल एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ठीक है। सो वी हैव वर्क दिस आउट, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड देन। अच्छा दिस वन आल्सो बेटा यू वुड बी आस्क्ड टू समटाइम्स, कभी कभी होगा हर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मैग्निफिकेशन नहीं गिवन होगी, ठीक है। बट ठीक है, यू वुड बी टोल्ड लाइक फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन हियर, ठीक है। एंड मेक श्योर बेटा फॉर्मूला पहले ये नोट कर लो, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग इफ दे आस्क यू टोटल मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो आईपीस लेंस मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट मैग्निफिकेशन नहीं गिवन होगी, यू विल हैव टू वर्क इट आउट ऑन योर ओन। सो मेक श्योर बेटा यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, eyepiece lens magnification times objective lens magnification। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इसको यूज करेंगे, ठीक है। अगर लिख लिया तो मुझे बताओ, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। एंड द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन अगेन बेटा फॉर 1 mark दे कैन आस्क यू व्हाट इज मैग्निफिकेशन। इट इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर द इमेज ऑफ एन स्पेसिमेन इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। एंड डेफिनेटली बेटा यू आर कंपेयरिंग इट विद द एक्चुअल साइज ऑफ द स्पेसिमेन। सो मेक श्योर बेटा यू नो द डेफिनेशन। And since बेटा you will be using light microscope, so उसी के बारे में आपसे पूछी जाएंगी चीजें। So light microscope has two types of lens,
आईपीस लेंस, ठीक है, एंड एन ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस लेंस की मैग्निफिकेशन बेटे लाइक इट कैन डिपेंड, इट कैन बी लाइक 10 टाइम्स भी हो सकती है, ठीक है, समथिंग कैन बी लार्ज, लेट्स से 40 टाइम्स, ठीक है, टोटली डिपेंड्स। सो दिस विल बी गिवन टू यू, मेंशन होगा। और ऑब्जेक्टिव लेंसेज फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो मेक श्योर बेटा यू नो दिस फॉर्मूला टू वर्क इट आउट। Alright, ma'am. अच्छा, और आईपीस के साथ पहले रेजोल्यूशन भी कर लेते हैं। रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है बेटे, लाइक ऐसा बेटा आप बताओ हमें रेजोल्यूशन क्या चीज होती है? You were discussing yesterday. मैम रेजोल्यूशन एक क्वालिटी है माइक्रोस्कोप की. It's like how small a part two particles can be seen clearly. कि Good. हम जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो फिर दो पार्टिकल्स बिल्कुल क्लियरली अलग अलग नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे. अब वो लाइक ये क्वालिटी लाइट और इलेक्ट्रॉन की फर्क मतलब आती है कि लाइट इतनी रेजोल्यूशन होती नहीं. रेजोल्यूशन का एक फॉर्मूला है. It actually वो depends फॉर्मूला upon ये the है wavelength. वेवलेंथ कि किसी चीज की एग्जैक्टली वेवलेंथ अगर इतनी ज्यादा है, ठीक है, तो डेफिनेटली कोई भी छोटी चीज उसके बीच में आपको नजर ही नहीं आएगी वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ उसको क्रॉस नहीं कर रही है। और अगर वेवलेंथ इतनी ज्यादा इस तरह करके है, एनीथिंग व्हिच इज स्मॉल इनफ वो वेवलेंथ से आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाट रेजोल्यूशन इज, ठीक है। सो लाइट माइक्रोस्कोप पे जनरली बेटा दिस इज द केस. So that's the reason objects which are actually smaller than 200 nanometer, they are not visible in light microscope. ठीक है, इससे छोटी चीज हमें नहीं नजर आती है, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब आप बात करते हो तो अराउंड 0.5 नैनोमीटर तक की चीज भी आपको नजर आ जाती है. दैट्स द डिफरेंस, ठीक है. सो अगेन बिकॉज यू विल बी यूजिंग दीस कीवर्ड्स इन द पेपर, सो हियर दे आर सेइंग रेजोल्यूशन ऑफ द लाइट इज लिमिटेड बाय द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है. अगर कंपैरेटिव पॉइंट्स आपसे कहते हैं तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, ठीक है. बिकॉज एज लाइट passes through the specimen it will be diffracted, and the longer the wavelength the more it is diffracted, ठीक है. एंड वी नो अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और मेक श्योर करना बेटा जब रीजन लिख रहे हो तो वैल्यूज से हमेशा कंपेयर करना. सो मेक श्योर तुम दोनों की सेपरेटली वैल्यूज डिस्कस करो वहां पे. इज इट क्लियर बेटे? मैम कैसे दोनों तो सेम वैल्यूज यूज करेंगे? नहीं, फॉर एग्जांपल अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो कि जी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी हाउ इज द रेजोल्यूशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप, तो वो इलेक्ट्रॉन एंड वो लाइट, मुझे लगा आप खुज़ैमा वैल्यूज अलग लिखेंगे. हाँ नहीं, इसी के अंदर अपने रीजन में लिखोगे ना, स्पेसिफाइड आंसर चाहिए, ठीक है. Okay, so as you were saying beta, it's the ability to distinguish between two separate points, ठीक है. And if you cannot resolve them, it means resolution उसकी definitely बेटा अच्छी नहीं है. So greater the resolution, greater the detail. Resolution बेहतर किसकी होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. Because again, if you're asked to write the differences between light and electron microscope, तो आप इस तरह की चीजों के बारे में लिखेंगे. आप मैग्निफिकेशन के बारे में लिखेंगे, आप रेजोल्यूशन के बारे में लिखेंगे, ठीक है. So this is what they have shown you in this pictorial. See बेटे, ठीक है. यहाँ पे आपको दिस इज व्हाट दे हैव शोन यू एज अ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का साइज होता है बेटा 1 माइक्रोमीटर, ठीक है. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट, क्योंकि हम अभी जो यूनिट है हम नैनोमीटर यूज कर रहे हैं. सो अगर माइक्रोमीटर को तुम्हें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो यूनिट इज 1000 नैनोमीटर. एंड वी नो के 200 नैनोमीटर एंड अबव कैन बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोप. इसका मतलब है आपको माइटोकॉन्ड्रिया लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आ जाएगा. तो सी बेटा ये वेवलेंथ इसको हिट कर रही है, इट कैन बी सीन. What cannot be seen is the ultra structure. अंदर की चीज आपको सही से नहीं नजर आएंगी, ठीक है. But this can be done through an electron microscope, ठीक है. So see, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स देखो इसके थ्रू एंड थ्रू गुजर रहे हैं. एंड खुजैमा बेटा कैन यू टेल मी, हमने दो तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पढ़े थे, स्कैनिंग एमिशन और ट्रांसमिशन. तो ये वाला तुम्हें क्या लग रहा है, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन दोनों में से किस में से नजर आ सकता है हमें? स्कैनिंग वाले में, ट्रांसमिशन में. ट्रांसमिशन में, गुड, क्योंकि ट्रांसमिशन इट गोज थ्रू एंड थ्रू, ठीक है. शाबाश. सो दिस इज द डिफरेंस बेटे. ओके देन व्हाट एल्स? सो हियर बेटे दे हैव आल्सो शोन यू द डायग्राम, ठीक है. तो यहाँ वाले जो हैं आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आ जाएंगे, ठीक है. और दिस वन, क्योंकि दिस इज अ विजिबल वेवलाइन जो हमें आंखों से नजर आती है, ठीक है. दिस इज व्हाट ह्यूमन आई कैन सी. तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी हमें नजर नहीं आते बेटा, और इंट्रा भी नजर नहीं आ रहे होते, ठीक है. सो दिस इज व्हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, ठीक है, टू लुक एट द स्मॉलेस्ट ऑफ द डिटेल्स. और लाइट माइक्रोस्कोप यू नो बेटे 200 नैनोमीटर एंड अबव, उससे छोटा नजर नहीं आएगा. Okay, and this is the diagram. High resolution will show you two separate points which cannot be seen through a low resolution microscope. ठीक है बेटे? Alright, ma'am.
ठीक है, and we have discussed this part. They have given example bit of ribosome कि ribosome का size बेटा 25 nanometer है. So do you think it can be seen with a light microscope? No, ma'am. Why not बेटे? 200 से कम में गॉड, ये नजर नहीं आएगा हमें. ठीक है, और इन्होंने यहाँ डायग्रामेटिक व्यू भी आपको दे दिए. एंड जनरल रूल थोड़ी देर पहले एहसन इस बात के बारे में बात कर रहा था. इसका फॉर्मूला बेसिकली बेटा यही है, 1/2 ऑफ द वेवलेंथ. रिमेंबर अभी हमने पिछली डायग्राम में वेवलेंथ देखी थी, 400 नैनोमीटर इज द लास्ट. ठीक है, और 400 की भी आधी, इसका मतलब 200 नैनोमीटर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आ रहा है. ठीक है, सो मैक्सिमम रेजोल्यूशन ऑफ योर लाइट माइक्रोस्कोप. ओके, व्हाट एल्स? और यहाँ उन्होंने आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बता दी है. Very short wavelength which has a lot of energy, and this is the resolution 0.5 nanometer. Okay, so differences we have already done, and this is bit important. जो again 1 to 2 marks का question आ सकता है when they can ask you the differences. ठीक है, तो again और differences लिखोगे तो दोनों की comparative statements लिखेंगे आप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में basically खुजैमा बेटा we discussed it the other day, तो थोड़ा सा असर तुम मुझे खुद भी बताते रहो. क्या क्या डिफरेंसेस थे इसके लाइट और इलेक्ट्रॉन में? जी बेटा, यू देयर? यस मैम, जी. इंटरनेट इश्यू है. अच्छा. मैम इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है वो बड़ा होता है और मतलब इजी में कैरी नहीं कर सकते. लाइट माइक्रोस्कोप को हम कैरी कर सकते हैं. बिल्कुल. इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें वैक्यूम की ज़रूरत होती है, लाइट में नहीं होती. सही. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ज़्यादा रेजोल्यूशन देता है क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप नहीं देता. मगर फिर वो ये जब तुम रेजोल्यूशन की बात लिखोगे तो वैल्यू वहाँ पे दे देना साथ. ठीक है, जैसे Okay. खाली रेजोल्यूशन. ठीक है, मेक श्योर बेटा वैल्यू साथ गिवन है उसके. ठीक है, देन मैग्निफिकेशन वाला पार्ट भी था. यस मैम. और व्हाट मैम एल्स वाज उस देयर? इलेक्ट्रॉन में स्पेसिमेन डेड होना चाहिए और लाइट माइक्रोस्कोप में गुड. कोई लिविंग भी हो सकता है, डेड भी लिविंग हो भी हो सकता सकता है और डेड भी हो सकता है. और इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये भी था बेटा कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस ही मिलते हैं खाली, और अगर आपको उसको कलर्ड इमेज करना है तो फॉल्स कलरिंग करनी पड़ेगी उसकी. है. यस मैम. You cannot have colored images there. ठीक है, ठीक है. So we are done with this part. और lastly बेटा just एक for an like practice, try reading this bit. और next paper there is a question that you're going to solve. So ठीक है, remember बेटा ये इस तरह की terms paper में use होंगी. Photo micrographs are images which are taken from light microscope. So remember क्योंकि आपके question में हमेशा mention होता है कि this photo micrograph has been taken. ठीक है, तो अगर फोटो माइक्रोग्राफ लिखा हुआ है इट मींस वो लाइट माइक्रोस्कोप की पिक्चर है. ठीक है, तो साथ तुम इमेजिन थोड़ी कुछ चीजें साथ साथ लिख लेना कि हाँ कितनी रेजोल्यूशन की चीज नजर आ सकती है, क्या हमें सेल ऑर्गेनिज्म नजर आ सकते, क्या नहीं नजर आ सकता. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ लिखा हुआ है इट मींस इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, सो तो अगेन इन चीजों से ही आपको काफी सारी आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या स्ट्रक्चर नजर आ सकते, क्या नहीं आ सकता. ठीक है, For example, clearly better than written है specimen above 200 nanometer. ठीक है, अब if a bacteria is 1000 nanometer, it means bacterial cell भी हमें नजर आ सकता है लाइट माइक्रोस्कोप से. ठीक है, और बैक्टीरियल सेल अक्सर क्योंकि डेफिनेटली उसकी भी अगर देखी हो तुमने कुछ फोटो माइक्रोग्राफ्स तो उसके अंदर यू कैन एक्चुअली सी ए बैक्टीरियल सेल मूविंग. ठीक है, अब और आपको लाइट माइक्रोस्कोप ही है वो जहाँ पे लाइव कोई भी स्ट्रक्चर नजर आ सकता है. ठीक है, तो विच इज अबव 200 नैनोमीटर. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ठीक है, आपकी फॉर एग्जांपल अगर माइटोसिस की कोई मुझे स्टेज लेनी है तो एक सर्टेन स्टेज की मैं सिर्फ पिक्चर ले सकती हूँ. वो एक्चुअल इवेंट जब हैपन हो रही होती है उस वक्त हम उसको कुछ नहीं कर सकते. वी जस्ट सिंपली कैन टेक द पिक्चर क्योंकि डेड होना चाहिए आपका स्पेसिमेन उसमें. ठीक है, बट दिस इज द रेजोल्यूशन, तो बहुत एक्स्ट्रा डिटेल आपको डेफिनेटली नजर आ जाएगी. फाइन, तो फॉर एग्जांपल दे आर सेइंग कि डीएनए रेप्लिकेशन कैन बी सीन, बट अगेन उसी स्टेज पे ही स्टक होगा. एक्चुअल वो आगे प्रोसीड कैसे करें दैट यू कैन नॉट सी. ठीक है बेटे, नाउ ट्राई टू वर्क दिस वन आउट. बोथ ऑफ यूजर्स को रीड करो और जरा वर्किंग करो, फिर लेट्स सी बेटा व्हाट द आंसर इज कमिंग एज. यू हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल साइज. ठीक है, तो अगेन अब बेस्ट होता है कि इस तरह के जो डेटा तुम्हारा उसको तुम
हाईलाइट कर लो। सो आई पीस लेंस की उन्होंने आपको मैग्निफिकेशन दी हुई है ×10, ऑब्जेक्टिव लेंस की दी हुई है ×40. So you have been given the magnification of both of them, eyepiece lens and objective lens. The scientist then takes a photomicrograph of the blood cells. So again बेटा ठीक है, और क्लियरली ऊपर लिखा हुआ भी है लाइट माइक्रोस्कोप, और फोटो माइक्रोग्राफ का साइज आपका इमेज का साइज 3 मिलीमीटर है. So work out बेटे what needs to be done. और कोई पूछना है तो पूछ लेना बेटे. मैम मुझे मेरा आंसर मिल गया. अच्छा फुजैमा बेटा, व्हाट अबाउट यू? मैम निकाला था बट नॉट श्योर कि सही है कि गलत. अच्छा चलो ऐसा ना आप डिस्कस करो, आपने कैसे वर्कआउट किया इसको? मैम मैंने तो फिलहाल सबसे पहले तो ये ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ओके. ×10 × ×40 और टोटल मैग्निफिकेशन ×400 आ गई. अब फॉर्मूला में मेरे पास मैग्निफिकेशन है और इसके अलावा मेरे पास एक्चुअल साइज है वो 3 मिलीमीटर, लेकिन इसने आंसर जो है वो उसमें माइक्रो में मांगा तो कन्वर्जन करूंगा. अच्छा वेट मिनट, हैव यू बीन गिवन द एक्चुअल साइज और you have been given the image size? Oh, sorry, image size. हाँ image size है. ठीक है, because substitute इसी हिसाब से करोगे, but it is in millimeter. Yeah. ठीक है. Yeah, so 3 × 1000. Okay, so 3000 will come here and A will come here. ठीक है. So what's the final answer coming as? It's like 7.5. मेरा तो यही आ रहा है. 7.5 and the unit will be micrometers. Micrometer. मैंने भी ऐसे ही किया. Good. ठीक है then. Let's see and that's it. Very good. ठीक है. So we are done with this chapter बेटे. जी बेटे. अब here the question says this figure is a diagram of an electron micrograph of a plant cell. ठीक है. तो clearly बेटे we know electron micrograph it means ultrastructure हमें नजर आ रहे होंगे. और second figure is a diagram of electron micrograph of an animal cell. ठीक है. But both the diagrams are incomplete. So this is one diagram बेटे which they are saying is of a plant cell and this is of an animal cell. ठीक है. Diagrams are incomplete definitely बेटे. आपको और कोई ऑर्गेनिल अंदर नजर नहीं आ रहा. ठीक है. Let's look at the question. Now they are saying explain how this figure can be identified as a plant cell. ठीक है. 2 marks का question है and we are going back to this diagram now बेटे. अब अगेन बेटा चीजें देखो, जो ऑब्जर्वेबल फीचर्स क्या हैं तुम्हें. Why are you considering it as a plant cell? मैम लार्ज वैक्यूल है इसमें. Good. Large central vacuole है. मैम सेल वॉल. सेल वॉल बिल्कुल. तो आपको 2 मार्क्स चाहिए ना, तो you will write about the cell wall. ठीक है. You will write about the large central vacuole. ठीक है. अब अगेन बेटा देखो, अब जैसे हमें इसमें एक ही वैक्यूल नजर आ रहा है तो आइडियल होता है कि वो कुछ बच्चे वो जल्दी में वैक्यूल्स लिख देते हैं. ठीक है. तो जो नजर आ रहा है वो लिखो. Yes, you can see the cell wall. You can see the vacuole. ठीक है. Let's अब tell you from or anything else that you can see. उन्होंने तो हमसे खाली 2 पॉइंट्स मांगे, बट और कोई चीज है जो तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई और भी रीजन दे सकते हो? गौर से देखो डायग्राम. मैम शायद इस साइड में प्लाज्मा डेस्माटा बना हुआ है. बिल्कुल नजर आ रहा है हमें. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. और अब ये देखो इसी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसके अलावा मैम और कुछ है? न्यूक्लियस हैज बीन पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी बिकॉज़ ऑफ द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. ठीक है. बट लेट्स लुक एट द आंसर की. अब आंसर की में दिस वाज क्वेश्चन नंबर which question was it? ये क्वेश्चन 4 था आई थिंक. हाँ ये एक मिनट, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन. नहीं पार्ट है क्वेश्चन का. एक मिनट, लेट मी. की रीजनिंग क्या नहीं रिकॉर्ड तो हो रहा है ना. हाँ हो रहा है. हो रहा है. ठीक है. यू सेड इट्स अ सेल वॉल. ठीक है. एक ये रीजनिंग आपने दी थी
ठीक है, व्हाट एल्स, प्लाज्मोडेस्मा की हमने बात की थी, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की बात की थी, ठीक है। अब सी बेटा व्हाट दे आर सेइंग कि इग्नोर, अगर बच्चा खाली परमानेंट वैक्यूल लिख देता तो दैट हैज टू बी इग्नोर, ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, दिस इज दीज आर द कीवर्ड। अगर वैक्यूल देख रहे हो तो बेटा उसमें टोनोप्लाज्म भी नजर आ रही थी, उसकी मेम्ब्रेन भी नजर आ रही थी। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आपको खाली 2 देने थे, ठीक है। लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट देन। अच्छा, सेकंड पार्ट बेटा अब ये है, some of the organelles are missing in figure 1.1 and 1.2. Information about these is shown in the shaded boxes. Complete the empty boxes by adding the correct information. Okay then. जी बेटा, अब mitochondria. So basically first we have to tell that you have to actually, beta, here you have to make the diagram as seen under the electron microscope, not to scale. So ये तो definitely बेटा तुम्हारे पास hard copy होगी तभी तुम ये draw करोगे. But here you have to draw the sketch. देन बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का कोई एक फंक्शन जो जहन में हो। खुजैमा मैम पावर हाउस ऑफ सेल। अच्छा नहीं, पावर हाउस ऑफ द सेल फंक्शन नहीं है बेटा, स्पेसिफिक नेक्स्ट फंक्शन। एटीपी, यस ठीक है। अच्छा मैम मेक श्योर करना रेस्पिरेशन में भी बेटा, काम हाँ आता है। ये मत लिखना कि इट लाइक सिंथेसाइजेस एनर्जी, सिर्फ मेक श्योर करना बेटा एटीपी सिंथेसिस की बात करना, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कोई भी हो सकती है, हीट एनर्जी भी हो सकती है, लाइट एनर्जी भी हो सकती है। तो वन फंक्शन इज एटीपी। और भी कोई फंक्शन है जहन में माइटोकॉन्ड्रिया का, और क्या क्या करता है इसके अलावा? बहुत सारी चीजें भी तो हो रही होती है ना, रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं इसके अंदर। यस मैम मैम लेकिन बताया इसका तो मेन फंक्शन यही होता है ना, हाँ असल एटीपी में बनाना। ये ज्यादा डिटेल तुम लोग जब ए लेवल्स में पढ़ोगे ना आगे जाके, जब पूरा चैप्टर हो जाता है इस वक्त, तो ज्यादा वो खैर ठीक था है। अभी जस्ट इन पूरे केस अगर रेस्पिरेशन पे चैप्टर। एंड इट इज फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। चलो लेट्स से इनके आंसर की को टैली कर लेते हैं, ठीक है। सो यू विल डेफिनेटली बेटर ड्रॉ द स्केच हियर। और अब रेस्पिरेशन में देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक देखो अंडरलाइन किया हुआ है इसको, दिस इज व्हाट दे विल बी लुकिंग फॉर, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, अदरवाइज अधिक स्लैश का मतलब है ऑप्शन दे ये या ये आंसर, या आप एटीपी प्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा है कि जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ डेफिनेटली उन बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है जो कंपोजिट दे रहे हैं, ऑलरेडी वो A2 भी पढ़ चुके हैं, तो वो बच्चे डेफिनेटली इस तरह के आंसर इसके अंदर लिख सकते हैं। एंड सी बेटा आर मींस रिजेक्ट, ठीक है। एनी आंसर दैट सिंपली रिफर्स टू सिंथेसिस या प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो आपको मेक श्योर करना आपको पूरा क्रेडिट मिले जो आप काम कर रहे हो। ओके देन लेट्स डू। अच्छा बेटा, व्हाट डू यू थिंक दिस स्ट्रक्चर कुड बी? दे आर एट 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर आल्सो। ये क्या लग रहा है? मैम है तो माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल का नहीं, ये साइज लंबा होता है। सेंट्रोसोम मैम सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल्स हैं, यस मैम। ठीक है। आप सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम भी, क्योंकि सेंट्रियोल्स आर इन द सेंट्रोसोम, ठीक है। फंक्शन दे हैव गिवन यू, assemble microtubules to produce the mitotic spindle। और अब मुझे बता बेटा सेंट्रियोल्स कहाँ पर होते हैं, एनिमल या प्लांट सेल? एनिमल में। ये एनिमल सेल्स में है, ठीक है। प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते, तो एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स आर ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स। ओके लेट्स ट्राई दिस वन। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यहाँ पे तो खैर डायग्राम, फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, वेयर इज इट फाउंड बेटे? किन सेल्स में होता है ये? मैम एनिमल सेल्स। सिर्फ एनिमल में? दोनों में मैम, दोनों में। दोनों। सोचो तो रफ एंड, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस तो हर जगह ही होगी ना बेटे, प्रोटीन सिंथेसिस प्लांट्स में भी होगी और एनिमल्स में भी यस होगी, मैम। ठीक है। तो दोनों के अंदर आप ये लिखेंगे, मेंशन करेंगे। ओके व्हाट एल्स? जी बेटा ये क्या, ये गोल्जा है, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसका फंक्शन क्या है बेटे गोल्जा एब्रिटस का? मैम पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग किस चीज की? मैम प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर रहे होते हैं? लिपिड्स भी हैं बेटे, स्टेरॉइड्स भी हैं, यस मैम लिपिड्स। बट खैर आपको एक फंक्शन लिखना है, लेट्स जस्ट टेल यू फ्रॉम द आंसर की, ठीक है। सो प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशन, कोई भी तुम इसमें से कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। मगर मेक श्योर यही करना कि किस चीज की, तो आपने प्रोटीन बोला, गुड, ठीक है। उसके अलावा और भी है, आप बिल्कुल लिख सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम भी इवन इसका फंक्शन था, ठीक है। और देखो अभी इसको उन्होंने रिजेक्ट किया है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस किसका फंक्शन था बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा सेल ऑर्गेनेल था एक्सक्लूसिवली प्रोटीन मैम सिंथेसिस? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, गुड। और लेट्स लुक एट द लास्ट one. They have given you the diagram,
function is photosynthesis, it is only found in plants. क्या लग रहा है यहाँ? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट. गुड. ठीक है, अब 10 मार्क्स का ये क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर चीज का एक मार्क है. ओके देन लेट्स ट्राई दिस वन. जी बेटा, so this is the drawing made from an electron micrograph of a mammalian liver cell. Okay then, and they have given you different alphabets, so definitely we need to label them maybe. Acha, now they saying complete the table by naming the structures B to G and state one function of each. A has been done for you. Okay, so first up they have given you cell surface membrane and given the function. Let's go to B. G beta. B is this part here. क्या लग रहा है ये? मैम न्यूक्लियस है. थोड़ा और जरा गौर से देखो. न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर है. दिस इज द न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस का कोई एक फंक्शन जहन में आ रहा है? इट इज न्यूक्लियोलस. मैम इसमें डीएनए होता है सेल्स का. और सोचो, कोई एक सेलुलर ऑर्गेनील है जिसमें बन रहा था. मैम राइबोसोम. राइबोसोम्स. ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे चेक कर लेते हैं. और ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स. ठीक है, उसके अलावा आरएनए या टीआरएनए. ठीक है, अब अगेन ये वाला जब तुम चैप्टर 6 पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा पे रिलेट कर पाओगे. ठीक है, मगर ठीक है, दिस डेफिनेटली इज इट. ओके, व्हाट एल्स? ओके, सी ये बेटे, दिस इज सी. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. और व्हाई आर यू सेइंग बेटे दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया? किस चीज की वजह से कह रहे हो? एक बहुत ऑब्वियस इसके अंदर चीज नजर आ रही है. मैम इरेगुलर अंदर से. ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है बेटे. रिमेंबर माइटोकॉन्ड्रिया हैज डबल मेम्ब्रेन्स, तो जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स. ठीक है, तो वो आपको क्रिस्टी नजर आ रही है. एक्चुअली दिस इज व्हाट इज नोन एज क्रिस्टी. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल रिकॉग्नाइज द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया. अब इसका फंक्शन बताओ. ऑलरेडी हमने ऊपर वाले सवाल में किया. एटीपी की प्रोडक्शन और रेस्पिरेशन. सिंथेसिस ऑफ एटीपी. और ठीक है, अगेन एरोबिक रेस्पिरेशन, एटीपी सिंथेसिस. बाकी अगेन बेटा ये वही है कि अगर वो आप A2 के साथ दे रहे हो तो फिर आप ये वाली चीजें कर पाओगे इसके अंदर. बट देन अगेन हमें खाली एक फंक्शन ही लिखना था. ओके, देन लेट्स गो एंड सी. जी बेटे, डी क्या लग रहा है तुम्हें? दिस स्ट्रक्चर है. मैम ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अच्छा, व्हाई आर यू सेइंग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटे? मैम इसलिए क्योंकि रफ के ऊपर राइबोसोम्स ना वो बहुत न्यूक्लियस के करीब होता है. स्मूथ थोड़ा सा पीछे होता है. और वो लाइक मेन लाइक मैं भी यहीं पे फंसा था कि ये गोल्जी बॉडी या फिर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है. लेकिन गोल्जी बॉडी की शेप थोड़ी सी मतलब कि सेमी-लूनर होती है, इतना फ्लैट नहीं होता. बिल्कुल बिल्कुल. और गोल्जी बॉडी के साथ आपको वेसिकल्स भी नजर आ रहे होंगे साथ साथ. सो ठीक है, सो डेफिनेटली बेटा सीम्स लाइक अ स्मूथ. और यहाँ पे कोई वेसिकल नहीं है. ठीक है, सो सी बेटा. अब देखो बेटा, क्लियरली देयर सेइंग हालांकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट एब्रिविएशंस नहीं यूज करना. ठीक है, तो पूरा कंप्लीट उसकी टर्मिनोलॉजी आपने यूज करनी है. एंड देन अगेन बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का जो फंक्शन होता है, क्योंकि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की फॉर्मेशन स्मूथ में होती है. प्रोटीन की जो होती है वो इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रही होती है. ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट बिट देन. अच्छा, अब ई क्या लग रहा है फिर तुम्हें? दिस वन. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस. अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस भी ना एक्चुअली ठीक है, वन फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इनमें से कोई भी आप. जी बेटे, गोल्जी. अब डिफरेंस देख लो बेटा, ये गोल्जी आपको वेसिकल्स नजर आ रहे हैं और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, अच्छा, फिर गोल्जी का क्या फंक्शन है? पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स.
ठीक है, 1 मार्क के लिए, गुड। अच्छा जी, ये क्या लग रहा है? मैम ये राइबोसोम तो नहीं राइबोसोम तो नहीं हो सकता, ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर, ये लाइसोसोम तो नहीं? राइबोसोम से बिल्कुल डॉट्स जैसे आपको नजर आएंगे, लाइसोसोम हो सकता है। खुजैम आपके ध्यान में आ रही है कोई चीज? है तो डेफिनेटली वेजिकल। मैम राइबोसोम ही आ रहा है लेकिन अच्छा चलो, लेट्स टेल, ठीक है। सो एक्चुअली बेटा इट्स अ लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम है, क्योंकि आपको यहाँ जो चीज देखनी है बेटे, इट्स एक्चुअली यू कैन सी इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको ये वेजिकल है, बीच में तुम्हें देखो गैप भी नजर आ रहा है। सो दिस इज अ लाइसोसोम। लाइसोसोम कहाँ से बन रहे थे बेटे? गोल्जाई से। सो एक थोड़ा सा हिंट तुम्हारे पास ये भी है, ये गोल्जाई है, इससे वेजिकल रिलीज हुआ एंड नाउ इट इज गोइंग टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि यू नो बेटा इट हैज टू बी सिक्रीटेड आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस इज अ लाइसोसोम। और जो राइबोसोम्स होते हैं ना बेटा, दे स्कैटर्ड, और दोनों में डिफरेंस क्या है? राइबोसोम्स देखो, ये जो छोटे छोटे तुम्हें डॉट नजर आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, राइबोसोम इस तरह होंगे, इवन इफ दे आर स्कैटर्ड हियर, तो यू कैन क्लियरली बेटा टेल द डिफरेंस, दे आर इवन स्मॉलर, ठीक है। तो उसमें आपको इस तरह के ये नजर नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे आपको पूरी एक सर्कुलर लाइनिंग नजर आ रही है, बीच में गैप है, तो राइबोसोम्स आर इवन स्मॉलर। तो आप यहाँ यहीं से कंपेयर कर लो, ठीक है। और राइबोसोम्स प्रोटीन होता है बेटा, जब वो प्रोटीन बनाते हैं दे आर वेरी डार्क, दे एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ लाइट, ठीक है। और इनके इसका ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, तो आपको बिल्कुल इस तरह डॉट की फॉर्म में नजर आएगा राइबोसोम, ठीक है। यू नो के फ्री राइबोसोम इज स्कैटर्ड ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो दिस इज द लाइसोसोम। और लाइसोसोम का फंक्शन फिर बताओ, रिकॉल करो। मैम मैं ये फिर वो खुजैमा, दोनों में से कोई भी डिस्कस करें ना हम तो। लाइसोसोम contains the hydrolytic enzyme हाँ बट फंक्शन बताओ that बेसिकली। is used in breakdown of toxic substances and any other dead substance. ठीक है, ठीक है। सो यू सेड यस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, एंड इन्वॉल्व इन डाइजेशन, और सही है। तो अब सी बेटा, दे आर सेइंग कि अब डिपेंड करता है, कोई बच्चा हो सकता है इसको लाइसोसोम लिखे, कोई हो सकता है उसको खाली गोल्जी वेसिकल भी लिख दे, ठीक है। तो बिकॉज डेफिनेटली बेटा वो गोल्जी से दोनों चीजें बन रही होती हैं, सो बोथ विल बी एक्सेप्टेड हियर, ठीक है। अगर आप गोल्जी वेसिकल लिख रहे हैं तो उसी का डेफिनेट आप रीजन भी देंगे। अगर वेसिकल कह रहे हो तो तुम लिखोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड्स, और लाइसोसोम लिख रहे हो तो डेफिनेटली रीजन अकॉर्डिंग टू दैट होगा, ठीक है। देन गुड, देन सो वी हैव डिस्कस दिस, लेट्स सी कोई और चीज है इसमें। अच्छा, दिस इज आंसर की बेसिकली, ठीक है। एक आध सवाल और कर लेते हैं डिस्कस, एंड देन बेटा वी मूविंग ऑन टू चैप्टर 4, ठीक है। अब ये तो अभी क्योंकि ये, लेट्स ट्राई दिस वन बेटा। जी बेटे, so this is an electron micrograph of some eukaryotic cell organelles. अब देखो कितने क्लियर इमेजेस हमें, अल्ट्रा इमेजेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे। So you have 4 of them and question is, जी बेटे, for each of them state the name and function of each. और ये क्वेश्चन है आपका 8 मार्क्स का, इसका मतलब 1 मार्क फॉर नेम। और अगेन बेटा मेक श्योर करना, जब वो स्टेट द नेम कहना ना, तो बेटर एब्रिविएशन मत यूज करना, पूरा फुल नेम यूज करना। So let's go to A and C beta. What do you think this structure could be? माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria. Yeah, I'm आपको saying भी लगा mitochondria? जी मैम। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स नजर आ रही है, ठीक है। और फिर देन वो द सेम दैट आस्किंग यू द फंक्शन। तो क्विकली फंक्शन हम ऑलरेडी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं अभी। फंक्शन तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये एटीपी प्रोडक्शन है, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगेन बेटा माइटोकॉन्ड्रियन जनरली एक अकेला, अगर मतलब सिंगल को माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, बहुत सारे हो गए तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अगेन मतलब है तो छोटी छोटी चीजें, बट ये कि इनका भी जैसा ख्याल करना, जैसे इन्होंने ये कह रहे हैं कि ठीक है एक्सेप्ट दैट, बट रिमेंबर बेटा अगर सिंगल होता है तो हम उसे माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, और फंक्शन आपने बता दिया, ठीक है। जी बेटा बी, ऑलराइट मैम। क्या लग रहा है? गोल्जी। बहुत क्लियर लग रहा है, जी बिल्कुल। मैम, गोल्जी बॉडी है। गोल्जी लो, गोल्जी। हाँ, और इसका फंक्शन स्टेट कर दो।
Transporting proteins. Packaging, modification of पैकेजिंग lipids, ठीक है. ओके, ये क्या लग रहा है? सी, मैम क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट. Yeah, मैम chloroplast. ये क्लोरोप्लास्ट photosynthesis में आता है. ठीक है. अच्छा, लेट्स लुक एट द बॉल जैक. हमने कर लिया डिस्कस. एंड क्लोरोप्लास्ट का ठीक है. अब देन अगेन बेटा है तो सिंगल, बट दे आर एक्सेप्टिंग क्या, अगर बच्चे ने एस भी लिख दिया, सी एस फोटोसिंथेसिस. एंड दीज अगेन बेटा वो ये क्या, अगर कॉम्पोजिट पेपर दे रहे बच्चे, उन्होंने फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तब वो ये वाली डिटेलिंग भी दे सकते हैं. बट एएस में आप लोग तो डेफिनेटली बेटा ये कर लोगे इसके अंदर. बट ठीक है, गुड. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट. डी बेटे. है मेरा फेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Yeah, मैम रफ है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और अब यहाँ पे देखो राइबोसोम्स की कितनी डिस्टिंक्ट बेटा अपीयरेंस है. ठीक है. और ऊपर तुम देखो उसी को जरा गोल्जी वेसिकल से कंपेयर करो, तो देखो वेसिकल्स कितनी अलग से नजर आ रही होती है. और इसी के साथ तुम्हें राइबोसोम्स भी नजर आ रहे हैं. ठीक है. तो राइबोसोम्स आर इवन स्मॉलर. ओके देन, ठीक है. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बेटे क्विकली. मैम प्रोटीन सिंथेसिस. मैम प्रोटीन सिंथेसिस में काम आती है. प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स. एंड गुड, वेल डन. ठीक है. अब हम बेटा स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4.